सिंगियो ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। कल एक टॉपिक लेकर आया था जिसका नाम था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। उस टॉपिक पे मैंने आपको कल हाई लेवल्स प्लस टॉप लेवल क्वेश्चंस आपको करवाए थे। और फर्स्ट डे पे आपको मैंने बेसिक्स क्वेश्चंस करवाए थे, सेकंड डे पे आपको मैंने मीडियम क्वेश्चंस करवाए थे, थर्ड डे पे आपको मैंने टॉप लेवल क्वेश्चंस आपको करवाए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं देखी है वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर अभी वीडियो देख लीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। हमें लक्ष्य प्राप्ति के टाइम यह सोचना है, अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, अगर रास्ता नहीं मिला तो मैं खुद बना लूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यही सोचना है, अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो मैं खुद बनाऊंगा। ये जुनून आपको अपने अंदर रखना ही होगा फ्रेंड्स। अगर आप अपने सच में आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जुनून रखना होगा, यही जुनून रखना होगा फ्रेंड्स, और डेली हार्डवर्क करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे तो एक स्टैटिक जीके का पार्ट है, प्लस या फिर ये पॉलिटिकल साइंस का ही एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम इस आज के टॉपिक पर क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशंस करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको मैं करवाऊंगा, इस वीडियो में करवाऊंगा, और आपको एंड तक वीडियो को देखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो को देखना है। आज मैं आपको बताऊंगा, इसकी सारी वर्किंग बताऊंगा। आप ये देख रहे होंगे, आज मैं इसकी सारी वर्किंग बताऊंगा, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसका टेन्योर होता है, कैसे इसके ईयर्स होते हैं, कितने साल का ये काम होता है, हर एक आदमी का, हर एक बंदे का, हर एक मेंबर का क्या काम होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपको सारी एक्सप्लेनेशन को आज मैं करूंगा, आपको बस एंड तक वीडियो को देखना है। और आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज होगा, सरप्राइज 2 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस क्विज के टाइप पे आपको मैं पूछूंगा, बस आपको तभी एंड तक देखना है। देखिए, स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है फ्रेंड्स, लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधायिका, क्या बोलते हैं, विधायिका। और एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं, कार्यपालिका, कार्यपालिका। जुडिशरी को बोलते हैं न्यायपालिका। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी वर्किंग बताऊंगा, कैसे इसकी वर्किंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको पेशेंस रखने हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी, हम इसे बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ को बनाना, एक कानून को बनाना, लेजिस्लेचर का काम होता है एक लॉ को बनाना, एक कानून को बनाना। सेंट्रल में अलग बनेगा, स्टेट में अलग बनेगा। सेंट्रल में अकॉर्डिंग टू सेंट्रल के लिए आपको अलग से बताऊंगा, स्टेट के लिए आपको अलग से बताऊंगा। सेंट्रल में कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। सेंट्रल में कैसे बनेगा, सेंट्रल और स्टेट में कैसे बनेगा लेजिस्लेचर। सेंट्रल में तो वैसे ये लोकसभा और राज्यसभा 2 पार्ट्स। ठीक है, पार्लियामेंट, सेंट्रल में बोलेंगे से पार्लियामेंट, संसद, जिसे हम बोलते हैं संसद। लोकसभा, राज्यसभा 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होगी, जिसे लोकसभा को बोलते हैं हम लोअर हाउस, क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या बोलते हैं, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, क्या बोलते हैं, राज्यसभा। लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है, जो कि टेन्योर होता है, वो होता है 5 ईयर्स का। कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का। जो कि राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 ईयर्स का, 6 ईयर्स का राज्यसभा का टेन्योर होता है। लोकसभा में क्या होता है कि एक नॉन परमानेंट बॉडी होती है, नॉन परमानेंट बॉडी होती है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, इन दोनों हाउसेस का, लोअर हाउस और अपर हाउस, ये किसके अंडर में आते हैं, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किसके अंडर में आते हैं, प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट देखभाल करेंगे, प्रेसिडेंट ही देखभाल करेंगे पार्लियामेंट की। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है, लोकसभा में क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। हम पब्लिकली आम जनता वोट करेगी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्टेट में। जैसे कि लोकसभा की हमारे हरियाणा में 10 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, यूपी में 80 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, और दिल्ली में 7 सीटें, ऐसे 28 स्टेट्स की। ठीक है, 28 स्टेट्स की सारी, और प्लस जो यूनियन टेरिटरीज है, इसकी डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट सीट्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशंस भी बोल सकते हैं आप, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये वोट्स होती हैं, सीट्स होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम वोट करेंगे, डायरेक्ट वोट करेंगे। लोकसभा के मेंबर को हम डायरेक्ट वोट करेंगे फ्रेंड्स।
यही लोकसभा बाद में जाकर मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट चार्ज ले लेते हैं फ्रेंड्स। डिपेंडेंट भी ले सकते हैं, वैसे तो डिपेंडेंट चार्ज ही लेते हैं। राज्यसभा का इंडिपेंडेंट चार्ज भी हो सकता है और डिपेंडेंट चार्ज भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, हमारे हरियाणा में गुड़गांव से राव इंद्रजीत है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकली संभाल रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल जी है, जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। ये लोकसभा से चुने गए मेंबर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा से चुने हुए मेंबर्स हैं। अब इसको मैंने बता दिया, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता दिया। अब इसकी सीट्स के बारे में सुन लीजिए। सीट्स क्या होती है इसकी? 543 सीट्स, वैसे तो मेनली इसकी 543 सीट्स होती है, और जो मैक्सिमम सीट होती है वो होती है 552 सीट्स। जी हाँ, 552 सीट्स होती है मैक्सिमम सीट्स लोकसभा की। हमारे 1950 से पहले 500 सीट्स थी, 500 सीट्स 1950 से पहले थी। आफ्टर 1950 के बाद ये 552 सीट्स बनी फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें आपको एक थोड़ा सा और बता देता हूं, 543 सीट्स पर तो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। जो टू सीट्स होगी वो होगी एंग्लो इंडियन की फ्रेंड्स, जो कि नॉमिनेट करी जाएगी बाय राष्ट्रपति, बाय प्रेसिडेंट जी के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें अब सुनिए राज्यसभा में वैसे तो 250 सीट्स होती है, मैक्सिमम सीट्स 250 होती है, और 245 में ही ये इंडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। आपको मैं बता दूं, इंडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के। आपको एक चीज और बता देता हूं राज्यसभा के बारे में ही। राज्यसभा में 233 सीट्स तो इंडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, जो कि 12 सीट्स बचेंगी, 245 तो होगी और 250 मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जो 12 सीट्स होगी, 12 सीट में नॉमिनेट करी जाएगी प्रेसिडेंट के थ्रू। 12 सीट्स नॉमिनेट करी जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। 12 सीट्स नॉमिनेट करी जाएंगी प्रेसिडेंट के थ्रू। वो अलग अलग उसमें होती है, मतलब कि लिटरेचर के लिए हो सकती है, या आर्ट्स, जैसे बहुत बड़े फेमस होते हैं ना, जो मैन वुमेन, जो बहुत बड़े बड़े फेमस पर्संस होते हैं, वो नॉमिनेट करे जाते हैं। और कैसे, जैसे स्पोर्ट्स के लिए मैं बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर जी को स्पोर्ट्स के लिए नॉमिनेट करा गया था राज्यसभा से, ये थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या करेंगे, ये वैसे तो मतलब कि नॉमिनेट करे गए हैं राष्ट्रपति के थ्रू, और ये क्या करेंगे, ये वोट नहीं कर पाएंगे, जो प्रेसिडेंट के वोटिंग होगी ना, ये वोट नहीं कर पाएंगे। बस इसमें ये चीज याद रखना है, जो नॉमिनेट हुए होते हैं जो कैंडिडेट्स, ये वोटिंग नहीं कर पाते हैं। और जैसे स्पोर्ट्स के लिए, लिटरेचर के लिए, आर्ट्स के लिए, कल्चर के लिए, ये नॉमिनेट हुए होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, ताकि आगे जाके मतलब अवेक कर सके, मतलब जागरूक कर सके, लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा कर सके। मतलब स्पोर्ट्स में जैसे सचिन तेंदुलकर जी को नॉमिनेट करा गया था, वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने व्यूज बताएंगे, मतलब कि अपने अपने कैसे स्पोर्ट्स को आगे लेकर जा सकते हैं, ये उनके लिए कैंडिडेट्स वो चुने जाते हैं, नॉमिनेट करे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बताता हूं स्टेट में क्या होता है, एक यूनिकैमरल होती है और बाइकैमरल होती है। यूनिकैमरल में होता है एक, जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो बाइकैमरल होती है वो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। बाइकैमरल की वैसे तो हमारे इंडिया की 6 स्टेट्स हैं जो कि बाइकैमरल है, जिनमें दोनों होती है, विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। अब 6 स्टेट्स कौन कौन सी है? यूपी, फर्स्ट यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, और कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये होगी फ्रेंड्स। अब दोबारा बता देता हूं, यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और एक और है आंध्र प्रदेश। 6 होगी फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश। ये तो 6, ये क्या है, बाइकैमरल है, जिसमें आपको बताया मैंने विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें तो यूनिकैमरल और बाइकैमरल्स में आपको बता दिया, यूनिकैमरल में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या चीज होती है? एक विधानसभा होती है। अब इसमें क्या होता है, मेंबर्स की आपस में बैठक होती है।
एमएलए की बैठक होती है। एमएलए क्या चीज होती है? मेंबर्स लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। एक मेंबर होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर होता है। एमएलए की आप फुल फॉर्म पढ़िए, मेंबर्स लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। एक मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, जो कि एमएलए है वो डायरेक्ट वोटिंग से होगा, और जो इसमें होगा बाई कैमरल में। एमएलए तो है ही है इसमें, लेजिस्लेटिव तो है ही है। जो एलसी है मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें एमएलसी होगा, मेंबर्स लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल, मतलब ये काउंसिल्स का मेंबर होगा। और जो जो असेंबली का होगा एमएलए होगा, और इसमें एमएलसी होगा। ठीक है। एमएलए की जो मिनिमम एज है वो है 30 ईयर्स। कितनी है? 25 ईयर्स, सॉरी 25 ईयर्स। एमएलसी की 30 ईयर्स है। एमएलए का क्या होता है, आपको मैं इसका थोड़ा एक बेसिक से पॉइंट बता देता हूं, शायद आपको ना पता हो। जो कि 600 मिनिमम 600 मिनिमम 500 सॉरी 500 मिनिमम 500 सीट्स होनी बहुत जरूरी है एमएलए में, हर एक स्टेट के लिए। और मिनिमम मैक्सिमम 500, मिनिमम 600। ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम 600, मैक्सिमम 500। जो एमएलसी है, एमएलसी क्या होगा? मेंबर्स लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल। ये क्या होगा? 1/3 ऑफ एमएलए, 1/3 ऑफ एमएलए। और इसमें क्या होता है, एमएलसी कैसे नॉमिनेट किए जाते हैं या इनके इंटरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं आपको बताता हूं। 5/6 मतलब कि 5/6 ये तो इंटरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एमएलसी के लिए। और 1/6 ये 1/6 नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर के लिए, बाय द गवर्नर के थ्रू 1/6 नॉमिनेट करे जाते हैं एमएलसी को, मेंबर्स लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल्स को। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया लेजिस्लेचर के बारे में, आपको समझ आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका कैसे, मतलब कि अपने कार्यों को कैसे अप्लाई करेंगे, वर्क जो मतलब कि एक लॉ है, एक कानून है, कानून को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको ऊपर कार्य करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, आपको मैं बताता हूं। ये सेंटर में, ये स्टेट में। सेंटर में क्या होगा? सेंटर में कैसे वर्क के मेंबर्स होंगे? प्रेसिडेंट पहले होगा सेंटर में, प्रेसिडेंट, सेंट्रल मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया सेंटर में प्रेसिडेंट होंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और इसमें प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, और एंड इट्स इनके काउंसिल मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। स्टेट में क्या होगा? गवर्नर होंगे, सीएम होंगे, एंड इट्स काउंसिल्स मिनिस्टर ऑफ सीएम होंगे। अब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ठीक है, इनकी तो वैसे मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, और इनके भी वो इलेक्शंस होते हैं, बट हम नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते इलेक्शंस। वो मैं आपको बताऊंगा इलेक्शंस कैसे होंगे। इलेक्शन से एक प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, एमएलए करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के लोअर हाउस, लोकसभा के अपर हाउस, राज्यसभा के दोनों, ठीक है, फिर एक यूनियन टेरिटरी के सीएम, ठीक है, उनका एक फॉर्मूला होता है। आपको मैं बताऊंगा, पॉलिटिकल साइंस जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको करवाऊंगा कि कैसे इसके रूल्स, मतलब एक फॉर्मूला होता है, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, उसमें एडिंग करके परसेंटेज निकाला जाता है, मतलब कि एक लिस्ट तैयार करी जाती है, एक हायर लिस्ट एक तैयार करी जाती है। मतलब कि अगर जो वो जिसकी रैंकिंग होती जाएगी, मतलब कि जिसकी रैंकिंग होती जाएगी वो तो ऊपर होता जाएगा, जिसकी रैंकिंग कम होती जाएगी वो वहां से मतलब कि बाहर होता जाएगा। मतलब कि अगर 10 है, 10 में से जो लास्ट की रैंकिंग, मतलब कि पहले तो नो वोट, मतलब कि नो जो रैंक है, ठीक है, 9 रैंक पर जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले वो तो रहेंगे ऊपर, जिसको जो सबसे कम वोट मिलेंगे वो बाहर निकलता जाएगा। फिर 9 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 7 होंगे, फिर 6, 5, 4, 3, 2, एक लास्ट जो बचेगा वो प्रेसिडेंट होगा। मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, आपको बताऊंगा, बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। वैसे जब मैं पॉलिटिकल साइंस कराऊंगा उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा, कैसे इसके रूल्स होते हैं, कैसे इसके आर्टिकल्स लगता है, पावर्स होती है, प्रेसिडेंट की पावर्स आपको बता देता हूं। मैं छोटी सी पावर्स आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं।
प्रेसिडेंट की पावर्स डिप्लोमेटिक पावर्स होती है, पैडोनोमिंग पावर्स होती है जो कि क्षमा करने की पावर होती है, और एक सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। जितनी बहुत सारी पावर्स होती हैं, बहुत सारी पावर्स होती हैं। ये एग्जीक्यूटिव के भी एग्जीक्यूटिव को भी देखते हैं, जुडिशरी को भी देखते हैं। ये हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट ये प्रेसिडेंट होते हैं, और ये अपना अपना कार्य, जो भी कार्य करता है, ये उनकी देखभाल करते हैं, देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब प्रेसिडेंट आपको बता दिया मैंने प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के बारे में एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। जो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है, अब इनके बारे में ओथ के बारे में बता देता हूँ। ओथ की चर्चा आप कर लेते हैं। इनको ओथ कौन करता है, रिजाइन कौन देता है, वो चर्चा भी कर लेते हैं। प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को ओथ मतलब कि जो ओथ मतलब स्वन, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, शपथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, वो कौन है, अब इस टाइम प्रेजेंटली कौन है, 47वें नंबर पे है शरद अरविंद बोबडे जी। ठीक है, वो शपथ दिलाएंगे। जो ये रिजाइन करेंगे, प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट है ये ओथ कौन दिलाएंगे, इन्हें प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, और रिजाइन किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट किसे रिजाइन करेंगे, प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। अब इसके बारे में और बता देता हूं अभी थोड़ा सा। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अभी लोकसभा के बारे में भी बता देता हूं। लोकसभा के चेयरमैन कौन थे, अभी कमेंट करके आप बताना। लोकसभा के अभी जो 17th जो लोकसभा हुई है उसके चेयरमैन कौन थे, मुझे तो पता है, और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताना मेरे को क्या थे, कमेंट करके बताना। ठीक है, अब इसके बारे में बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। जो रिजाइन करेंगे प्राइम मिनिस्टर, वो रिजाइन किसे करेंगे, अपना इस्तीफा किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। अब इसके बारे में बताता हूँ काउंसिल्स मिनिस्टर को वैसे तो ये अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट ये जो कि वर्क अंडर द पीएम, मतलब कि प्रधानमंत्री जी के अंडर में ये काम करते हैं। और जो इनकी रिपोर्ट है, जो काउंसिल्स मिनिस्टर की, जो कैबिनेट मिनिस्टर की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट लेंगे पीएम के अंडर में काम करेंगे अलग अलग। जैसे अभी आपको बताता हूँ हरसिमरत कौर बादल जी के, आप फूड प्रोसेसिंग बताया मैंने, और एक आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बता देता हूँ जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी है। एचआरडी मिनिस्टर, जो बहुत सारे मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी हैं। 24-25 काउंसिल्स मिनिस्टर है। इनकी रिपोर्ट कौन लेगा, पीएम। और पीएम किसे रिपोर्ट करेगा, पीएम रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को, मतलब कि राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति चाहे तो मतलब कि रिपोर्ट मांगता है, इनसे रिपोर्ट मांगेगा इनकी, ये डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट को, ये रिपोर्ट करेंगे पीएम को, पीएम रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा। अब इसके बारे में बताता हूँ, ये तो रही सेंट्रल की बात रही। अब मैं बताता हूँ स्टेट की बात। स्टेट मतलब कि राज्य की बात। राज्य में क्या होगा, गवर्नर, सीएम एंड इट्स काउंसिल मिनिस्टर। अब गवर्नर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गवर्नर क्या होता है, एक मतलब कि राज्यपाल, जिसे हम बोलते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल को ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इन्हें अपॉइंटमेंट, ये मतलब कि ओथ कौन दिलवाएगा इन्हें, मतलब कि शपथ कौन दिलवाएगा, ये शपथ दिलवाते हैं जो कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जो बड़े जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, वो तो इन्हें शपथ दिलवाएंगे। और जो रिजाइन करेंगे, जो गवर्नर रिजाइन करेंगे, राज्यपाल जो रिजाइन करेंगे, ये रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ठीक है, और इसी में भी सेम ऐसे ही होता है, सेम जैसे सेंटर में होता है ना, जो ये मिनिस्टर सीएम के अंडर में जो मिनिस्ट्री होती है, जो कि सीएम के अंडर में मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे मैं हरियाणा में अभी बात करूं, मनोहर लाल खट्टर जी के अंडर में 10 मिनिस्टर हैं। एक स्पोर्ट मिनिस्टर है संदीप सिंह, आपने नाम सुना होगा संदीप सिंह का, जो कि एक हॉकी प्लेयर है संदीप सिंह। ठीक है, और ऐसे ही 10 अलग अलग है, एजुकेशन मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सीएम के अंडर में काम करेंगे। काउंसिल्स मिनिस्टर होंगे, ये सीएम के अंडर में काम करेंगे। और ऐसे ही जो काउंसिल्स मिनिस्टर होंगे, ये रिपोर्ट करेंगे सीएम को,
रिपोर्ट करेंगे सीएम को और सीएम रिपोर्ट करेगा राज्यपाल को। राज्यपाल चाहे रिपोर्ट मांगे, उनसे टाइम टू टाइम रिपोर्ट मांगनी पड़ती है, ठीक है। और ये रिपोर्ट इनका मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सीएम की। ये अगर वो रिपोर्ट मांग रहे हैं तो रिपोर्ट को ना नहीं बोल सकते, उनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना होता है सीएम को। सीएम को रिपोर्ट करना होता है राज्यपाल को। और जो सीएम को ओथ कौन दिलवाता है, और ये दिलवाते हैं राज्यपाल। और सीएम रिजाइन कैसे करेगा, राज्यपाल को करेगा। अगर बाय चांस प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जैसे एक आपको मैं बताता हूं, 3 रूल्स होते हैं जो कि इमरजेंसी रूल होते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी आई थिंक 3 टाइम्स लग चुकी है, 3 टाइम्स लग चुकी है। एक टाइम में तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी थी, और 2 मुझे याद नहीं अभी इस टाइम कब लगी थी। और जो सेकंड है प्रेसिडेंट रूल तो लगता ही रहता है, काफी बार लग चुका है, हर एक स्टेट में लगता ही रहता है। और अभी लास्ट टाइम महाराष्ट्र में लगा था, जब उनकी वो हुई थी, मतलब कि जब सीएम का वो हुआ था, चेंज हो रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। अभी शायद आपने न्यूज सुनी होगी, जब वो चेंज हो रहे थे तो प्रेसिडेंट रूल लग गया था उस टाइम। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जैसे कि मतलब कि क्या होता है, सीएम को अपनी वो दिखाने, अगर सीएम को इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, इलेक्शंस पे क्या है, इसे बहुमत नहीं मिली है, ठीक है। अगर इस पे गठबंधन हुआ है, इसको क्या होगा, इसे क्या गठबंधन हुआ है जैसे, ठीक है, गठबंधन हुआ है, मतलब काफी सारे पार्टीज का एक गठबंधन हुआ है, ठीक है। अगर इसे बहुमत नहीं मिली है, काफी सारी पार्टीज का इसका गठबंधन हुआ है, तो क्या होगा, इसे शो करना पड़ेगा। एक फ्लोर होता है, फ्लोर अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट उसमें बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस में। और एक फ्लोर होता है, फ्लोर में इसे मतलब इसे दिखाना पड़ता है, सीएम को, गवर्नर को दिखाना पड़ता है, अपनी वो दिखानी पड़ती है, बहुमत दिखानी पड़ती है अगर जो गठबंधन हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा टॉपिक के साथ, छोड़ो कोई बात नहीं। और अभी आपको समझ आ गया होगा प्रेसिडेंट रूल कब लगता है। और एक 360 पे लगता है फाइनेंस इमरजेंसी लग जाती है 360। अभी तक तो नहीं लगी है फाइनेंस इमरजेंसी, अभी तक तो नहीं लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका काम आपको समझ आ गया होगा। सेंटर का स्टेट का भी अलग होता है, स्टेट में जोन से भी मतलब कि जो काम करते हैं, जो कि काउंसिल मिनिस्टर होते हैं सीएम के अंडर में, ये फिर सीएम को रिपोर्ट करेंगे और सीएम रिपोर्ट करेगा गवर्नर को, ठीक है फ्रेंड्स। फिर जुडिशरी, अब चलता है जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर जो न्याय, उच्च न्यायालय, जिसे न्यायपालिका बोलते हैं, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता देता हूं 47th जो है चीफ जस्टिस है, वो है अरविंद बोबडे जी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये नॉमिनेट किए जाते हैं, इनको शपथ कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। मतलब कि फिर उसके बाद ये रिजाइन भी उन्हीं को ही करते हैं, प्रेसिडेंट को ही रिजाइन करते हैं। और मतलब जो इसका वो होता है, एलिजिबिलिटी होती है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जो एलिजिबिलिटी होती है, मतलब इनको 10 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। सबसे पहले हाई कोर्ट के जो जज का 10 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हाई कोर्ट के ऊपर चलता हूं। ये अब इस टाइम प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। जो 25 हाई कोर्ट है ना, लास्ट अमरावती हाई कोर्ट बना है लास्ट टाइम, और जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब इसको अब मैं बता देता हूं, थोड़ा इसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में चर्चा कर लेता हूं। हाई कोर्ट में जैसे कि 2 राज्य हैं, 2 राज्यों का भी एक सिंगल हाई कोर्ट बन सकता है, 2 राज्यों का सिंगल हाई कोर्ट बन सकता है, और एक राज्य में 2 हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, हरियाणा पंजाब का एक हाई कोर्ट है, हरियाणा पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो क्या है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। और जो 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट है, 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट है, जैसे एक एग्जांपल है उड़ीसा हाई कोर्ट और कटक हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट है, वो 2 हाई कोर्ट एक स्टेट के अंडर भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बारे में एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन और सुन लीजिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, इनकी सैलरी तो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और जो
जो इनकी रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर से। याद होगी, एक बार दोबारा फिर बता देता हूं। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, उसको जो सैलरी आएगी वो आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। जो रिटायरमेंट का पैसा होगा, रिटायरमेंट की मनी होगी, वो आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में बता देता हूं। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? एक देश का पैसा होता है, एक देश का ही एक पैसा होता है। कंसोलिडेटेड फंड की जो देखभाल करेगा, जो एनालाइज रखेगा, जो वर्क करेगा, जो उसके ऊपर वो करेगा, जो वो करेंगे अटॉर्नी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, सीएजी जिसे बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 168 के अंडर में है। ठीक है फ्रेंड्स, वो एनालाइज करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको बता दिया। अब इसकी सैलरी के बारे में थोड़ी, इनके बारे सैलरी के बारे में नहीं बताया, प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में बता देता हूं। 5 लाख पर मंथ इनकी प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, और वाइस प्रेसिडेंट की होती है 3.5 लाख। 3.5 लाख वेतन होता है पर मंथ का। और जो गवर्नर का होता है साढ़े, मतलब कि 2.5 बोलते हैं, 2.5 लाख, 2.5 लाख ये वेतन होता है गवर्नर का। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मैंने बहुत इंफॉर्मेशन दे दी है सर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा, बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।